ओके, तो इंटरनेशनल रिलेशन का ध्यान से देखना। इंटरनेशनल रिलेशन का ये हमारा लेक्चर 1 होगा, ठीक है। लेक्चर 1 और डे 1, लेक्चर 1 और डे 1, ठीक है। डेज़ वाइज जो है करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं बताऊंगा सब कुछ, ठीक है। सब कुछ बताने का कारण ये है कि जो फैक्ट्स है उसको याद रखने में इजी होगा। बताऊंगा सब कुछ, नोट्स में बस वही लिखना है जो मैं स्क्रीन में लिखूंगा, ठीक है। और याद भी वही रखना है जो मैं स्क्रीन में लिखूंगा, ठीक है। हालांकि ऐसे लेक्चर के कोर्स में जो है बताऊंगा सब कुछ, सारे इवेंट्स बताऊंगा ताकि इन्फॉर्मेशन जहन में रखने में ज़्यादा इजी हो, ठीक है। तो एक कहानी के तौर पे सुनना, बट जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैं स्क्रीन पे लिखूंगा, ठीक है। ज़्यादा मैं कुछ लिखूंगा नहीं, बस वही स्क्रीन पे लिखूंगा, तो उसको ही कॉपी में उतारना, ठीक है। ओके, तो इज़राइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट, ओके फाइन। देखो, सबसे पहले इज़राइल का ज्योग्राफी याद होना चाहिए, इसको ज़रूर से ज़रूर कॉपी में लिखना, ठीक है, क्योंकि इस पे एमसीक्यू क्वेश्चंस भी है। तो इज़राइल की ज्योग्राफी पता होना चाहिए कि इज़राइल के वेस्ट में क्या है, नॉर्थ ईस्ट में क्या है, ठीक है। तो इज़राइल सबसे पहले ये कंट्री है कहाँ पे? तो इज़राइल जो है सबसे पहले ये कंट्री जो है ये वेस्ट एशिया में है। कहाँ पे है? वेस्ट एशिया में, ठीक है। तो इज़राइल ये देश कहाँ पे है? ये वेस्ट एशिया में, पहला पॉइंट याद रखना है। उसके बाद इज़राइल की ज्योग्राफी ज़रा देखते हैं। तो इज़राइल के वेस्ट में क्या है? मेडिटेरेनियन सी है। इज़राइल के ईस्ट में क्या है? जॉर्डन है। इज़राइल के साउथ में क्या है? इजिप्ट है। इज़राइल के एग्जैक्टली नॉर्थ में क्या है? लेबनन है। इज़राइल के नॉर्थ ईस्ट में क्या है? सीरिया है। याद रखना, इज़राइल की ज्योग्राफी ज़रूर से ज़रूर याद रखना कि इज़राइल के नॉर्थ वेस्ट ईस्ट में क्या है, नॉर्थ ईस्ट में क्या है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखो, इसी इज़राइल की राजधानी जेरूसलम में, ठीक है, इज़राइल की राजधानी जेरूसलम, यहाँ पे याद रखना है कि इज़राइल क्लेम करता है कि उसकी राजधानी जेरूसलम है, ठीक है। लेकिन अभी भी इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल कम्युनिटी पे जो इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ है वो इज़राइल के इस क्लेम को नहीं मानती है, ठीक है, क्योंकि जेरूसलम को इज़राइल ने एक्वायर किया है, ठीक है। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी पे जो है ज़्यादातर कंट्रीज़ जो है इज़राइल के इस क्लेम को नहीं मानती है, बट इज़राइल ये दावा करता है कि जेरूसलम जो है, जेरूसलम के दो पार्ट है, एक है ईस्ट जेरूसलम और एक है वेस्ट जेरूसलम, ठीक है। तो जैसे कि मान लो कि ये हमारा वेस्ट बैंक है और यहाँ पे अगर जेरूसलम है तो जेरूसलम का एक पार्ट हो गया वेस्ट और एक पार्ट हो गया ईस्ट, ठीक है। तो इज़राइल ये क्लेम करती है कि जो वेस्ट जेरूसलम है वो उसके अधीन आता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? चलो फाइन। अब देखो कि ये जो इज़राइल की राजधानी जेरूसलम में जो है कई ऐसे होली साइट्स हैं जो कि जूस के लिए, ठीक है, क्रिश्चियन के लिए और मुस्लिम्स के लिए, तीनों के लिए जो है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इज़राइल में रहते कौन है? ये जो पीला वाला हमें इलाका दिख रहा है, ये जो पीला वाला हमें इलाका दिख रहा है, पीला वाला, ये वाला, यहाँ पे कौन से लोग रहते हैं? तो यहाँ पे यहूदी रहते हैं। कौन रहते हैं? यहाँ पे यहूदी रहते हैं। यहूदी मतलब जूज़ रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे यहूदी रहते हैं। और अगर हम 19th सेंचुरी की बात करें, मतलब कि 1800 से 1900 के पीरियड के बीच की बात करें, तो यहाँ पे पैलेस्टीनियंस रहते थे। कौन रहते थे? पैलेस्टीनियंस रहते थे। उनका देश हुआ करता था ये पूरा पैलेस्टीन। पैलेस्टीनियन कौन है? उनका धर्म क्या है? उनको वो अरब मुस्लिम्स है, उनको अरब मुस्लिम्स कहा जाता है। बेसिकली ये जो हम जॉर्डन, सीरिया देख रहे हैं, ये सभी अरब स्टेट्स है। इराक, ठीक है, सऊदी अरब, ये सभी क्या है? ये अरब स्टेट्स है, ठीक है। तो अरब स्टेट्स में अरब मुस्लिम्स रहते हैं, ठीक है। तो पैलेस्टीन में भी 1800 से 1900 पीरियड के बीच, मतलब 19th सेंचुरी के बीच जो है यहाँ पे पैलेस्टीनियंस रहा करते थे, ठीक है। ओके, इतना क्लियर हो गया। चलो अब देखो कि कौन कौन से होली साइट्स है। तो अगर हम इज़राइल के जेरूसलम में बात करें, तो अगर इस वाले में देखो, ये जो दिख रहा है ना, ये वाला, इसको कहते हैं डोम ऑफ द रॉक। ये पूरा एरिया जो है, इस पूरे एरिया को कहते हैं टेम्पल माउंट। इस पूरे एरिया को क्या कहते हैं? टेम्पल माउंट। नाउ टेम्पल माउंट कोई मंदिर नहीं है। टेम्पल माउंट जेरूसलम में एक मतलब एक पहाड़ी क्षेत्र है। पहाड़ी क्षेत्र मतलब एक उठा हुआ क्षेत्र है, ठीक है। तो टेम्पल माउंट है, इसी टेम्पल माउंट में ये सारे होली साइट्स लोकेटेड हैं, ठीक है।
इसमें जो मेजर होली साइट्स है वो 3 है। एक सेकेंड, इसमें जो मेजर होली साइट्स है वो 3 है। एक तो ये तुम्हारा जाके डोम ऑफ द रॉक इसे कहते हैं, ये मुसलमानों के लिए काफ़ी पवित्र है, ठीक है। कारण इस्लाम में ये माना जाता है कि जो प्रॉफिट मोहम्मद थे वो इसी डोम ऑफ रॉक से जो है वो हेवन गए थे, ठीक है। हेवन गए थे का मतलब है कि यहीं से उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था, ठीक है, डोम ऑफ द रॉक से। उसके बाद अगर तुम यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट, ये ठीक है, ये जो दिख रहा है, ठीक है, ये है अल अक्सा मस्जिद, ठीक है, अल अक्सा मस्जिद, ठीक है। सॉरी ये वाला नहीं, या तो ये सॉरी ये वाला अल अक्सा मस्जिद नहीं है प्रोबेबली। देखो या तो ये अल अक्सा मस्जिद है, ठीक है, या तो यहाँ पे ये अल अक्सा मस्जिद है, ठीक है, या तो ये वाला अल अक्सा मस्जिद है, ठीक है। तो इसमें तो उतना कुछ खास समझ नहीं आ रहा, बट फिर भी याद रखना कि अल अक्सा मस्जिद भी जो है इसी टेंपल माउंट में मौजूद है। और ये अल अक्सा मस्जिद जो है ये मुसलमानों के लिए तीसरी होलीस्ट साइट है, तीसरी पवित्र जगह है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने डोम ऑफ द रॉक देखा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स में लिखना। डोम ऑफ द रॉक के बारे में ज़रूर से ज़रूर नोट्स में लिखना, ठीक है। डोम ऑफ द रॉक कहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद जो है तुम्हारा जा करके अल अक्सा मस्जिद के बारे में ज़रूर से ज़रूर लिखना, जो बता रहा हूँ। अल अक्सा मॉस्क के बारे में ज़रूर से ज़रूर लिखना, ठीक है, अल अक्सा मॉस्क। तो अल अक्सा मॉस्क भी टेंपल माउंट में है, और ये क्या है, ये थर्ड होलीस्ट साइट है, ये थर्ड होलीस्ट साइट है इस्लाम के लिए, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा है, ये थर्ड होलीस्ट साइट है इस्लाम के लिए, ओके। पहला दूसरा कौन है, मक्का मदीना पहला दूसरा, जो कि सऊदी अरब में है, और तीसरा जो है ये अल अक्सा है। तो इसके बारे में ज़रूर से लिखना। और उसके बाद तुम अगर ध्यान से देखो तो तुमको जो है यहाँ पे जो है कुछ वॉल्स दिखेगी, ये जो वॉल्स है, ये वाली वॉल्स, ठीक है, ये वाली जो वॉल्स है, इस वॉल को कहते हैं वेस्टर्न वॉल, ठीक है, इस वॉल को वेस्टर्न वॉल कहते हैं, ठीक है। तो आई थिंक या तो ये वाली वॉल होगी या तो ये वाली वॉल होगी, ठीक है। बस अब कौन सी वाली है उतना समझने की ज़रूरत नहीं है, बट याद रखो कि वेस्टर्न वॉल जो है, ठीक है। वेस्टर्न वॉल क्या है, वेस्टर्न वॉल जो है वो जूज़ के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। वेस्टर्न वॉल किसके लिए, जूज़ के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। और तुम्हारे जाके अल अक्सा मस्जिद के बारे में और एक बात होती है कि अल अक्सा मस्जिद जो है यहाँ पे प्रॉफिट मोहम्मद ने अपनी आखिरी प्रार्थना करी थी। तो ये भी एमसीक्यू हो सकता है कि प्रॉफिट मोहम्मद ने अपनी आखिरी प्रार्थना कहाँ पे की थी, तो उसका जवाब है अल अक्सा मस्जिद, और वो हेवन की यात्रा पे गए थे डोम ऑफ द रॉक से, ठीक है, डोम ऑफ द रॉक से। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। तो ये जो 3 साइट्स हैं, ठीक है, इसके बारे में लिख लो, वेस्टर्न वॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा इस स्लाइड में और क्या पढ़ने लायक है, इस स्लाइड में पढ़ने लायक है कि भाई इज़राइल की जो ज्योग्राफ़ी है, इज़राइल की जो ज्योग्राफ़ी है उसको ज़रूर से समझो कि उसके नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, वेस्ट में क्या है, ठीक है। तो ये नोट्स में ज़रूर से ज़रूर लिखना, और ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इज़राइल की ज्योग्राफ़ी और ये जो 3 होली साइट्स बताया हूँ इसको लिखो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो। अब देखो जियोनिज़्म क्या है, जियोनिज़्म क्या है। देखो जियोनिज़्म एक आइडिया है जो कि लेट 19th सेंचुरी में, ठीक है, लेट 19th सेंचुरी का मतलब हो गया कि 1850s के बाद, 1850s के बाद जो है एक आइडिया बहुत पॉपुलर हुआ, ठीक है, एक आइडिया बहुत पॉपुलर हुआ। उस आइडिया को कहते हैं जियोनिज़्म। वो आइडिया कहता क्या है, वो आइडिया कहता है कि भाई जो जूज़ है, जूज़ शुड बी सेटल्ड, Jews should settle, Jews should settle, Jews should settle in Palestine, in Palestine, ठीक है। तो जियोनिज़्म क्या कहता है, ध्यान से समझो। जियोनिज़्म कहता है कि जूस जो है उनको पैलेस्टीन में रहना चाहिए। समझ में आ रहा है, ठीक है। ये जियोनिज़्म आइडिया कहाँ पे ज़्यादा प्रचलित हुआ, ये यूरोप में बहुत प्रचलित हुआ, क्योंकि यूरोप में ही लगभग
ज़्यादातर जूस जो है वो 19 सेंचुरी में यूरोप में ही रहते थे, ठीक है। तो यूरोप में एक आइडिया बहुत पॉपुलर हुआ, जियोनिज़्म, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जियोनिज़्म था क्या? जियोनिज़्म कॉल्ड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट और द सेटलमेंट ऑफ जूस इन पैलेस्टीन, ठीक है। एंड दिस आइडिया वाज पॉपुलराइज्ड बाय अ ऑस्ट्रो-हंगेरियन जूस जर्नलिस्ट नेम्ड थियोडोर हर्ज। तो थियोडोर हर्ज का नाम तुमको ज़रूर से ज़रूर पता होना चाहिए, थियोडोर हर्ज, ठीक है। थियोडोर हर्ज का नाम जो है कॉपी में लिख लेना। तो जियोनिज़्म क्या है, ये वाली बात, जियोनिज़्म कॉपी में लिख लो। जियोनिज़्म को पॉपुलराइज़ किसने किया? थियोडोर हर्ज ने किया, ये कॉपी में लिख लो। अब ये आइडिया क्यों पॉपुलर हुआ था, इसके लिए 2 टर्म याद रखना, वो भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जियोनिज़्म पॉपुलराइज़ क्यों हुआ? जियोनिज़्म मेनली 2 कारणों से पॉपुलराइज़ हुआ। एक तो एंटीसेमिटिज़म, एंटीसेमिटिज़म एक रीज़न था, और दूसरा रीज़न था हस्कला। तो एंटीसेमिटिज़म क्या है, ये भी पूछा जा सकता है, और हस्कला क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। तो जो जियोनिज़्म था वो बेसिकली पॉपुलराइज हुआ था इन रिस्पॉन्स टू एंटीसेमिटिज़म एंड हस्कला, ठीक है। एंटीसेमिटिज़म क्या है? एंटीसेमिटिज़म का मतलब होता है कि वो लोग, ठीक है, वो लोग जो जूस के अगेंस्ट कहीं ना कहीं प्रीजडिस रखते हैं। प्रीजडिस का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? प्रीजडिस जो है इसका मतलब क्या होता है? प्रीजडिस का मतलब होता है ग्रज। प्रीजडिस का मतलब क्या होता है? ग्रज, या फिर नेगेटिव ओपिनियन, ठीक है, या फिर नेगेटिव ओपिनियन रखते हैं। मतलब कि एक तरीके से एंटीसेमिटिक वो लोग होते हैं, या एंटीसेमिटिज़म वो एक तरीके की विचारधारा है जो जूस के अगेंस्ट होती है, ठीक है। एंटीसेमिटिज़म ये कहती है कि जूस बुरे लोग होते हैं, जूस अच्छे लोग नहीं होते, उसको प्रीजडिस कहते हैं। मतलब पहले से कोई विचारधारा बना लेना किसी के तरफ, ठीक है, और वो विचारधारा अगर नेगेटिव है तो उसको इंग्लिश में प्रीजडिस कहते हैं। ध्यान से समझना जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मान लो कि मेरा किसी से बात हुआ नहीं है, मैं किसी को जानता नहीं हूँ, और इसके बावजूद जो है मैंने एक धारणा उसके बारे में बना ली है, और वो धारणा नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है, तो ऐसा होगा कि मैं उसके अगेंस्ट प्रीजडिस रखता हूँ, ठीक है। तो एंटीसेमिटिज़म एक कॉन्सेप्ट है जो कि ये बताता है कि जूस के अगेंस्ट प्रीजडिस लोग रखते थे, खास करके यूरोप में, ठीक है। तो एंटीसेमिटिज़म को काउंटर करने के लिए ये जियोनिज़्म जो है पॉपुलराइज हुआ, पहला। और दूसरा हस्कला। हस्कला का मतलब क्या होता है? हस्कला का मतलब होता है एनलाइटनमेंट ऑफ जूस, एनलाइटनमेंट ऑफ जूस, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो लेट 19th सेंचुरी जब ये जियोनिज़्म पॉपुलराइज हुआ, उस वक्त जूस जो है खुद को एनलाइटन कर रहे थे। एनलाइटनमेंट का मतलब क्या होता है? एनलाइटनमेंट का मतलब होता है कि जूस जो है वो रैशनलिज़म की बात कर रहे थे। रैशनलिज़म का मतलब कि किसी भी चीज़ को साइंटिफिक नज़रिए से देख करके सोचना, ठीक है, सोचना कि ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है। तो एक साइंटिफिक अप्रोच से हर चीज़ को देखना, उसको रैशनलिज़म कहते हैं, ठीक है। तो रैशनलिज़म की, लिबरलिज़म का मतलब आज़ादी, ठीक है, फ्रीडम ऑफ थॉट, सोचने की शक्ति, बोलने की शक्ति, इन सभी चीज़ों को जो है एक्सप्लोर कर रहे थे, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ रहे थे, समझ रहे थे। तो एक तरीके से वो खुद को एनलाइटन कर रहे थे, ठीक है, खुद को ज्ञानी बना रहे थे, ठीक है। तो फिर ये भी एक बात था कि जूस को लगा कि हमें पैलेस्टीन जो है हमारा एंसेस्ट्रल होमलैंड है, वास्तविक घर तो हमारा पैलेस्टीन है, हमें तो पैलेस्टीन में रहना चाहिए। तो इस स्लाइड में लिखने लायक कॉपी में क्या है? इस स्लाइड में लिखने लायक है कि भाई जियोनिज़्म क्या है, इसको किसने पॉपुलराइज़ किया, और एंटीसेमिटिज़म क्या है, और हस्कला क्या है, ये लिखने वाली चीज़ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है बाल्फोर डिक्लेरेशन, ओके। सो लेट 19th सेंचुरी में जियोनिज़्म पॉपुलराइज़ किया। जियोनिज़्म क्या कहता है? जियोनिज़्म कॉल्ड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट और सेटलमेंट ऑफ जूस इन पैलेस्टीन, ठीक है। अब बाल्फोर डिक्लेरेशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है। सबसे पहले तो ये समझो कि बाल्फोर डिक्लेरेशन ये किस वक्त में किया गया। ये 1917 में आर्थर बाल्फोर, इसका भी नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्थर बाल्फोर, जो कि उस वक्त के
फॉरेन सेक्रेटरी हुआ करते थे ब्रिटिश के। 1917 में आर्थर बाल्फोर ने एक अनाउंसमेंट किया। वो अनाउंसमेंट क्या था? वो अनाउंसमेंट ये था, जूस को कहा कि इफ़ यू हेल्प मी डिफीट Germans, if you help me defeat Germans, I will help you settle in Palestine। ठीक है। अब देखो 1917 का वो दौर था जब वर्ल्ड वॉर 1 जो है चल रहा था 1914 से 1917 तक। ठीक है। तो जियोनिज़्म वाली आइडिया तो ऑलरेडी जो है काफ़ी फ्लरिश कर चुकी थी तब तक। ठीक है, क्योंकि अब हम 20th सेंचुरी में घुस चुके हैं, बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी में घुस चुके हैं। ठीक है, तो अंग्रेज़ों ने, आर्थर बाल्फोर ने एक डिक्लेरेशन किया, एक अनाउंसमेंट किया, जूस को ये कहा कि तुम हमारी मदद करो जर्मन्स को हराने में। ठीक है, और हम तुम्हें मदद करेंगे पैलेस्टीन में सेटल करने में। ठीक है, सो ये चीज़ है। अब ये डिक्लेरेशन जब आया तो इसका विरोध कौन करेंगे? इसका विरोध करेंगे वो लोग जो फ़लस्तीन में रहते हैं, अरब मुस्लिम्स। ठीक है, तो जो अरब मुस्लिम्स थे उसने जो है बहुत बड़े स्तर पे आकर के बाल्फोर डिक्लेरेशन का विरोध किया। मतलब अभी तक जूस सेटल भी नहीं हुए हैं और विरोध कर दिया। ठीक है, कहने का मतलब है कि 19th सेंचुरी में, थोड़ा सा पीछे स्लाइड में चलते हैं, 19th सेंचुरी में, ठीक है, 19th सेंचुरी में ये जो एरिया दिख रहा है ना, इसमें बस अरब मुस्लिम रहते थे। उनकी आबादी कितनी थी? लगभग 87% उनकी आबादी थी यहाँ पे। किसकी? अरब मुस्लिम्स की। और जूस कितना रहते थे? मात्र 3%, और 10% क्रिश्चियन रहते थे। ये लिखने वाली चीज़ नहीं है, बस समझ के रखना कि 19th सेंचुरी में फ़लस्तीन का हाल ये था कि भाई वहाँ पे कौन रहते थे। समझ में आ रहा है? तो बाल्फोर डिक्लेरेशन क्या है, समझ में आ गया? बाल्फोर डिक्लेरेशन क्या है उसको लिख लो, कब आया और किसने बाल्फोर डिक्लेरेशन को किया, ये चीज़ लिख लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है मैंडेटरी पैलेस्टीन। मैंडेटरी पैलेस्टीन क्या होता है कि अब समझो कि 1918 में वर्ल्ड वार ख़त्म हो जाता है। ठीक है, 1918 में वर्ल्ड वार ख़त्म हो जाता है। अब ये सोचो कि वर्ल्ड वार के दौरान ये जो हम बात कर रहे हैं इसराइल की, यहाँ पे किसका शासन होता है? तो वर्ल्ड वार 1 के दौरान लगभग समझो 1915 से लेकर के 1917 तक, 1915 से लेकर के 1970 तक लगभग पूरे वेस्ट एशिया में, पूरे वेस्ट एशिया में इंक्लूडिंग आज का इज़राइल, ठीक है, वहाँ पे शासन हुआ करता था ओटोमन अम्पायर का। ओटोमन अम्पायर का। ठीक है, ओटोमन अम्पायर का। समझ में आ रहा है? ये चीज़ क्लियर हो रहा है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट को समझना। ठीक है, कि 1915 से 1917 तक, और समझो कि जब वर्ल्ड वार 1 चल रहा था तो आज जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं वो इलाका ओटोमन अम्पायर के भीतर हुआ करता था। तो वर्ल्ड वार 1 में तो ओटोमन अम्पायर हार गया। ओटोमन अम्पायर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ रहा था। ओटोमन अम्पायर तो हार गया। अब जब ओटोमन अम्पायर हार गया तो ये वाला जो इलाका था ये जो है ब्रिटेन को दे दिया गया। ब्रिटेन को कैसे दे दिया गया अभी हम लोग समझते हैं ध्यान से। ठीक है, देखो, अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ हम लोगों ने डिस्कस करना भूल गए। बाल्फोर डिक्लेरेशन के साथ साथ 2 अंग्रेज़ों की और एग्रीमेंट थी, उसको भी याद रखना है। एक साइकस-पाइसोट एग्रीमेंट, ये भी पूछा जा सकता है, लिख लेना कॉपी में। साइकस-पाइसोट एग्रीमेंट, ये 1916 का एग्रीमेंट था। साइकस-पाइसोट एग्रीमेंट में क्या था? एक सेकंड जाने दो पहले इसको। साइकस-पाइसोट एग्रीमेंट में क्या था कि यहाँ पे ब्रिटेन और फ्रांस ने एक सीक्रेट प्लान किया, मतलब अपने में ही प्लान किया कि ओटोमन एम्पायर के हारने के बाद जो है इस पूरे इलाके को हम लोग डिवाइड कर लेंगे। ये था साइकस-पाइसोट एग्रीमेंट, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक था शरीफ हुसैन, एक था हुसैन मैकमोहन, ये भी कॉपी में लिख लेना, हुसैन मैकमोहन कॉरेस्पॉन्डेंस। इसमें क्या था? इसमें ब्रिटिशर्स ने मक्का के लीडर हुसैन शरीफ नाम के व्यक्ति थे, हुसैन शरीफ से ये
एक तरीके से समझौता किया कि आप हमारी मदद करो ओटोमन एम्पायर को हराने में। ठीक है, मतलब कि एक तरीके से अंग्रेज़ों ने अरब की सहायता मांगी कि आप हमारी मदद करो ओटोमन एम्पायर को हराने में, इसके बदले में हम इंश्योर करेंगे कि आपके ऊपर कोई अटैक ना करे, आप प्रोटेक्ट रहें, और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हम आपको रिकॉग्निशन भी देंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि सोचो कि एक तरफ वो जूस को वादा कर रहे हैं कि हम तुमको जा कर के पैलेस्टीन में सेटल करेंगे, और जूस और अरब के बीच में तो ऐसे ही 36 का आंकड़ा रहता है, और दूसरा वो अरब को ये वादा करता है कि हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। तो बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया। एनीवे, तुमको बस बाल्फोर डिक्लेरेशन और बाल्फोर डिक्लेरेशन के साथ साथ साइकस-पाइकोट एग्रीमेंट और हुसैन मैकमोहन कॉरेस्पॉन्डेंस, ये 3 इसमें जो है पढ़ना है, याद रखना। ठीक है, ओके। अब देखो क्या है, तो जैसा कि हमने देखा कि वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम में इज़राइल जो है, मतलब आज का इज़राइल जो है, वो ऑटोमन एम्पायर के पास हुआ करता था, और जब ऑटोमन एम्पायर हार गया तो ये वाला इलाका दे दिया गया ब्रिटिशर्स को। अब सवाल उठता है, दिया किसने? दिया लीग ऑफ नेशन ने। किसने दिया? लीग ऑफ नेशन ने। अब देखो, लीग ऑफ नेशन जो है ये हम लोग सेपरेटली पढ़ेंगे। लीग ऑफ नेशन भी इम्पॉर्टेंट है। लीग ऑफ नेशन, यूनाइटेड नेशन, ये सभी इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल बॉडीज़ है जो कि हमें पढ़ना है। ठीक है, सो लीग ऑफ नेशन को बनाया गया था वर्ल्ड वॉर 1 को रोकने के लिए। हालांकि लीग ऑफ नेशन बाद में फेल हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। लीग ऑफ नेशन के होने के बावजूद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, और उसके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक बॉडी बनी यूनाइटेड नेशन, जो आज तक एग्जिस्टेंस में है। ठीक है, तो अब समझो कि लीग ऑफ नेशन ने, चूँकि पैलेस्टीन में तो सिचुएशन ठीक था नहीं, ठीक है, तुम ये समझो कि जूस जो है तुम्हारा जा कर के जियोनिज़म के आइडिया जब प्रोपागेट हुआ, जियोनिज़म जब फ्लरिश होना चालू हुआ, तो काफ़ी जूस ऑलरेडी आके पैलेस्टीन में बस चुके थे, और जैसे जैसे जूस की संख्या पैलेस्टीन में बढ़ती गई, वैसे वैसे पैलेस्टीनियन और जूस के बीच में, मतलब अरब मुस्लिम्स और जूस के बीच में टेंशन्स जो है वो एस्केलेट करते गए, टेंशन्स बढ़ते गए। ठीक है, तो जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो पैलेस्टीन ऐसी स्थिति में नहीं था कि पैलेस्टीन में जो है खुद का एक गवर्नमेंट हो। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी जो है जूस और पैलेस्टीनियन के बीच में काफ़ी टेंशन थी, तो वहाँ पे एक गवर्नमेंट सेटअप कर पाना बहुत मुश्किल था। तो लीग ऑफ नेशन ने, चूँकि ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुआ था, ठीक है, चूँकि वर्ल्ड वॉर 1 ऑलरेडी ख़त्म हुआ था, तो अब दूसरा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो लीग ऑफ नेशन नहीं चाहती थी कि हो। तो लीग ऑफ नेशन ने वो वाला इलाका, आज का इजराइल वाला इलाका, दे दिया ब्रिटेन को, क्योंकि ब्रिटेन तो ऐसे ही दूसरे देश को जो है कॉलोनी बना के, उस वक्त भारत भी विदेश ब्रिटेन की ही कॉलोनी हुआ करती थी, मतलब ब्रिटेन शासन कर रहे थे। तो लीग ऑफ नेशन ने देखा कि भाई ब्रिटेन को बड़ा एक्सपीरियंस है, दे दिया ब्रिटेन को उठा करके। ठीक है, ब्रिटेन को दे दिया। और एक सेकेंड, ये साला ट्रैक्टर जो है पता नहीं मुझे फॉलो कर रहा लगता है। हाँ, तो लीग ऑफ नेशन ने वो वाला जो आज का जो इजराइल है वो उठा करके दे दिया ब्रिटेन को, और ब्रिटेन को कहा कि भाई ऐसा है, तुम ही संभालो। ठीक है, जब तक यहाँ पे स्थिति ठीक नहीं हो जाती, जब तक यहाँ पे एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाने का सिचुएशन नहीं हो जाता, तब तक जो है तुम ही इसको गवर्न करो, तुम ही संभालो। ठीक है, तो ब्रिटेन को दे दिया। और जब ये इलाका ब्रिटेन को मिल गया तो ब्रिटेन ने बहुत बड़े लेवल पे जो है जूस को यहाँ पे सेटल करवाया, चूँकि ब्रिटेन ऑलरेडी बाल्फोर डिक्लेरेशन दे चुका था, और बाल्फोर डिक्लेरेशन के बाद जूस ने बहुत बड़े लेवल पे जो है ब्रिटेन की मदद करी थी। तो अब ब्रिटेन की बारी थी कि वो अपने प्रॉमिस को फुलफ़िल करे। तो बाल्फोर डिक्लेरेशन को ऑनर करने के लिए जूस को काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे सेटल करवाया। ठीक है, और मान के चलो 1920 से 1930s तक जूस जो है, 1920 से लेकर के 1930s तक जो है जूस ने पैलेस्टीनियंस को, मैंने क्या बताया कि 19th सेंचुरी में पैलेस्टीनियंस वहाँ पे 87% थे और जूस 3% थे, लेकिन 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में लगभग 1920 से लेकर के 1930s तक जो है जूस की जनसंख्या बढ़ गई। जूस ने पैलेस्टीनियन को आउट नंबर कर दिया। आउट नंबर मतलब अब जूस की जनसंख्या ज़्यादा हो गई, पैलेस्टीनियंस की कम हो गई। और जैसे जैसे जूस की जनसंख्या बढ़ती गई वैसे वैसे टेंशन्स एक अलग ही हाइट पे होते गए, बढ़ते गए पैलेस्टीनियन और जूस के बीच में। यहाँ तक कि 1936 में याद रखो 1936 में पैलेस्टीनियन ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ विद्रोह कर दिया। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ विद्रोह कर दिया। कारण
कारण एक तो ब्रिटेन जो है जूस को ला करके वहाँ पे बसा रहा था, ठीक है, पहला कारण। दूसरा कारण कि जूस वहाँ पे आ रहे थे, वहाँ पे ज़मीन खरीद रहे थे, सेटल हो रहे थे, तो लैंड डिस्प्यूट्स भी चल रहा था जूस और फ़लस्तीनियन के बीच में, ठीक है। तीसरा, फ़लस्तीनियन फ्रस्ट्रेट हो चुके थे ब्रिटेन की पॉलिसीज़ से, क्योंकि ब्रिटेन की जो पॉलिसीज़ थी वो जूस की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन थी, जूस की तरफ ज़्यादा बायस थी, तो ये भी कारण था। चौथा, एक नेशनल एस्पिरेशंस फ़लस्तीनियन के बीच में जाएगा कि हमें आज़ादी चाहिए, हमें ब्रिटेन के अंदर रह के, हमें ब्रिटेन के अंदर नहीं रहना, क्योंकि उस वक्त तो ब्रिटेन को मिल गया था ना वो, तो हमें ब्रिटेन के अंदर नहीं रहना। तो 1936 में विद्रोह कर दिया और ये विद्रोह लगभग 1939 तक चला। हालांकि अंग्रेज़ ने जूस की मदद से, अगेन जूस की मदद से, याद रखना, अंग्रेज़ ने जूस की मदद से इस रेबेल को, इस रेबेलियन को, इस विद्रोह को सप्रेस किया। तो एक तो जूस ने अंग्रेज़ों को मदद किया था वर्ल्ड वार 1 में, और एक अभी मदद किया। अब क्या है, अब 1939 में हम पहुंच चुके हैं। अब 1939 में हमें पता होना चाहिए कि सेकेंड वर्ल्ड वार चालू हो गया। तो 1939 से 1945 तक जो है सेकेंड वर्ल्ड वार चला। अब तुमको ये चीज़ ज़रूर से ज़रूर याद रखना है कि सेकेंड वर्ल्ड वार जो है, सेकेंड वर्ल्ड वार में जूस को, मतलब जूस का जेनोसाइड किया गया, नरसंहार, ठीक है। खास करके जर्मनी के जो नाजी थे, नाजी जर्मनी, हिटलर जो थे, हिटलर का होलोकॉस्ट बहुत फेमस है। हिटलर का होलोकॉस्ट का मतलब क्या है? होलोकॉस्ट का मतलब है कि जूस को यहाँ पे ट्रेन में बिठा करके लेकर के आते थे, भर भर के लेकर के आते थे, उनको एक कैंप में रखते थे, और फिर क्या होता था कि एक गैस चैम्बर में उनको डाल के कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ दिया जाता था, वो ऐसे ही मर जाते थे, ठीक है। तो इस तरीके से जूस का नरसंहार किया गया था, ठीक है, वर्ल्ड वार 2 के दौरान। समझ में आ रहा है? तो अब जब इस बड़े लेवल पे जूस को मारना चालू किया गया, तो अब जूस अगर भाग के जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? जूस को अगर जर्मनी से, यूरोप से भाग कर जाना है तो कहाँ जाएंगे? तो ऑफ कोर्स वो पैलेस्टीन ही आएंगे। तो वर्ल्ड वार 2 के टाइम में, मतलब 1939 से 1945 में, और भी जो है बहुत भारी स्केल पे इमिग्रेशन हुआ, समझना, बहुत भारी स्केल में जो है इमिग्रेशन हुआ, समझ में आ रहा है, फ़लस्तीन में। हालांकि 1939 में हमने बताया ना कि फ़लस्तीनियन ने जो है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ विद्रोह कर दिया था 1936 से लेकर के 1939 तक। तो फिर 1939 में जब ये विद्रोह ख़त्म हुआ तो अंग्रेज़ों ने एक वाइट पेपर इशू किया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जो बोल रहा हूँ उसमें से फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ज़रूर से ज़रूर लिख लो, ठीक है। अंग्रेज़ों ने एक वाइट पेपर इशू किया। इस वाइट पेपर में क्या अंग्रेज़ों ने कहा कि भाई अब हम जूस के इमिग्रेशन पर रोक लगाएंगे, जूस के इमिग्रेशन को रेस्ट्रिक्ट करेंगे, ठीक है। तो जूस के इमिग्रेशन को तो रेस्ट्रिक्ट कर दिया, लेकिन वर्ल्ड वार 2 के बाद जो है फिर भी जूस जो है फ़लस्तीनियन में आते रहे, इलीगली आते रहे, लेकिन वहाँ पे आते रहे और बसते रहे। और 1945 तक जो है एक तरीके से मतलब हम कह सकते हैं कि जूस और फ़लस्तीनियन के बीच में जो टेंशन्स है वो एकदम पीक पे चले गए थे, ठीक है। तो इमिग्रेशन होता गया, टेंशन्स बढ़ते गए, इमिग्रेशन होता गया, टेंशन्स बढ़ते गए। और 1945 तक जब वर्ल्ड वार 2 ख़त्म हुआ तो एक तरफ वर्ल्ड वार 2 तो ख़त्म हो गया, लेकिन फ़लस्तीनियन और जूस के बीच में टेंशन्स एक नए हाइट पे आ चुका था, ठीक है। इतने बड़े लेवल पे आ चुका था कि फिर ब्रिटेन ने कहा कि अब मुझसे नहीं संभल रहा। ब्रिटेन ने फिर यूनाइटेड नेशन, चूँकि वर्ल्ड वार 1 के बाद लीग ऑफ नेशन बनी थी, लेकिन फिर लीग ऑफ नेशन वर्ल्ड वार 2 को होने से नहीं रोक पाई, तो लीग ऑफ नेशन बैन हो गया, और फिर वर्ल्ड वार 2 के बाद यूनाइटेड नेशन बना लीग ऑफ नेशन की जगह पे। हालांकि लीग ऑफ नेशन का जो पर्पज़ था वही यूनाइटेड नेशन का पर्पज़ था। पर्पज़ क्या था? पर्पज़ था कि भाई विश्व में शांति बनाए रखी जाए, समझ में आ रहा है। तो यूनाइटेड नेशन का तो मतलब, तो अंग्रेज़ों ने फिर क्या किया कि यूनाइटेड नेशन को हैंड ओवर कर दिया कि भाई अब मुझसे नहीं संभल रहा है, ठीक है। तो अब यूनाइटेड नेशन ने क्या किया? यूनाइटेड नेशन ने एक प्लान प्रपोज़ किया 1947 में, बहुत इंपॉर्टेंट है 1947 का यूएन का प्लान। तो यूएन ने 1947 में ये प्लान किया। प्लान क्या किया कि इज़राइल को, मतलब आज के इज़राइल को, उस वक्त के पैलेस्टीन को 2 गुट में बांट दिया जाए। एक तरफ पैलेस्टीनियंस रहेंगे और एक तरफ इजरायली रहेंगे, मतलब जूस रहेंगे, समझ में आ रहा है। तो ये प्लान था, याद रखना। इसको एक्सेप्ट इजराइल वालों ने किया, मतलब उसको जूस ने इसको एक्सेप्ट किया, लेकिन अरब्स ने इसको रिजेक्ट किया। अरब ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, समझ में आ रहा है। तो अरब ने इसको जो है रिजेक्ट किया।
अरब का रिजेक्ट करने का कारण ये था कि उसमें प्लान में अरब को ऐसा लग रहा था कि जूस को कुछ ज़्यादा इलाका दे दिया गया है, कुछ ज़्यादा टेरिटरी दे दी गई है, तो इस वजह से अरब ने जो है उसको उसका जो है रिजेक्ट कर दिया। बट एनीवे अरब ने भले ही रिजेक्ट कर दिया हो, लेकिन जूस ने तो उसको एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है, तो 1947 का यूएन प्लान याद रखना। ठीक है, तो इस स्लाइड में तुमको क्या याद रखना है, इस स्लाइड में लगभग मैंने जितनी चीज़ बताई है उसमें से फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन निकालो खुद से और जो है कॉपी में लिखो। मेक श्योर करना क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब देखो, तो 1947 में यूएन का प्लान प्रपोज हुआ। अब उसके बाद जो है 1948 मई 1948 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, मई 1948 में इज़राइल ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, अपना एक देश डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, कब? मई 1948 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1947 में भारत को आज़ादी मिली, 1948 में एक तरीके से इज़राइल को आज़ादी मिली, समझना ध्यान से, क्योंकि इसके पहले तो वहाँ ब्रिटेन था, तो इज़राइल को आज़ादी मिली। जैसे ही इज़राइल ने 1948 में घोषित किया कि अब हम इंडिपेंडेंट है, हमारा देश ये इज़राइल है, ठीक है, हमारा देश ये इज़राइल है, तो अच्छा जूस कौन सी भाषा बोलते हैं? ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जूस जो भाषा बोलते हैं वो है हब्रू भाषा, हब्रू भाषा याद रखना। यहूदी कौन सी भाषा कहते हैं? हब्रू भाषा, हिब्रू या हब्रू जो भी इसको पढ़ते हैं। ठीक है, एनीवे तो ये हेब्रू ज़रूर से ज़रूर लिख लेना। तो फर्स्ट अरब इज़राइली वर्ड समझो, तो मई 1948 में जो इज़राइल ने खुद को जो है खुद का देश घोषित कर दिया, जूस में इज़राइल नाम का एक देश। तो फिर अरब ये जो अरब थे, अरब नेशन थे, उनसे ये चीज़ बर्दाश्त हुआ नहीं, और अरब ने जो है एक मिल करके लगभग 5 अरब देश मिल करके इज़राइल पे धावा बोल देते हैं, इज़राइल पे अटैक कर देते हैं। वो 5 देश कौन कौन से होते हैं? तो वो 5 देश के लिए मैंने तुम्हें ज्योग्राफी बताया था। 5 देश के लिए सबसे पहले तो मैं तुमको इज़राइल का मैप ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे देखो, ठीक है, ये वाला तो तुम्हें जो दिख रहा है ना, ये इजिप्ट है, ये वाला पोर्शन इजिप्ट है। ठीक है, अब देखो ये वाला इज़राइल है, समझो। तो मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ ताकि तुमको समझ में आए। तो ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन इज़राइल है। ठीक है, ये वाला पोर्शन इज़राइल है। तो कौन कौन से देश ने मिल करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट अरब इज़राइली वॉर में कौन कौन से अरब नेशंस इन्वॉल्व थे। तो भाई इसके साउथ में था इजिप्ट, तो इजिप्ट इन्वॉल्व था। एक्चुअली ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, ये इजिप्ट ही है। ठीक है, सिनाई पेनिनसुला कहते हैं इसको, पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, मतलब इसी लेक्चर में। तो इजिप्ट था इन्वॉल्व, मतलब पड़ोसी देश तो सारे थे, इजिप्ट इन्वॉल्व था, ऐसे याद रखा जा सकता है। सॉरी, उसके बाद इसके वेस्ट में कौन था, ईस्ट में कौन था, सॉरी, जॉर्डन, तो जॉर्डन इन्वॉल्व था। इसके नॉर्थ ईस्ट में कौन था, सीरिया, तो सीरिया इन्वॉल्व था। और नॉर्थ में एकदम कौन था, लेबनन, लेबनन। ठीक है, लेबनन इन्वॉल्व था। समझ में आ रहा है? तो ये 4 स्टेट तो इन्वॉल्व ही थे। साथ ही साथ सिराक से सटता है इराक, तो इराक भी इसमें इन्वॉल्व था, इराक भी इसमें इन्वॉल्व था। तो तुमको याद रखना है कि फर्स्ट अरब इज़राइली वॉर जो कि 1948 से 1949 तक चला, लगभग 1948 से 49 तक चला, इसमें कौन कौन से अरब नेशंस इन्वॉल्व थे? तो ये 5 स्टेट एक तरफ थे, ये 5 अरब नेशन एक तरफ थे, और इज़राइल अकेले एक तरफ था। और ये जानकर आश्चर्य होगा कि जो है इज़राइल ने बहुत ही आसानी से लगभग जो है इन 5 को अकेले ही निपटा दिया, इन 5 को अकेले ही निपटा दिया। और निपटाने के बाद अब इज़राइल जितना टेरिटरी कंट्रोल करता है, वो टेरिटरी यूएन प्लान से ज़्यादा है। मतलब समझ रहे हो, यूएन ने 1947 में जितना टेरिटरी इज़राइल को दिया था और अरब को दिया था, अरब तो उससे संतुष्ट नहीं थे, पैलेस्टीन उससे संतुष्ट नहीं थे। ठीक है, और इसके वजह से जो है पैलेस्टीनियन ने जो है पूरा का पूरा ये 5 अरब नेशन मिलकर इज़राइल पे धावा बोलते हैं। और इस धावा के बाद इज़राइल अब जितनी टेरिटरी एक्वायर करता है वो यूएन के उस प्लान से ज़्यादा है। ठीक है, तो एक तरीके से ये फर्स्ट अरब इज़राइली वार तो इज़राइल के लिए मतलब एक लॉटरी की तरह है। समझ में आ रहा है? लॉटरी की तरह क्यों है? कारण 2, एक तो इन 5 को एक साथ हरा दिया, तो इज़राइल का अपना एक दुनिया में जो है एक तरीके से कह सकते हैं एक डोमिनेंस दिखा, पावर दिखा। ठीक है, और दूसरा कि अब वो ज़्यादा टेरिटरी कंट्रोल करते हैं। अगर वो यूएन प्लान के टेरिटरी कंट्रोल करते तो कम करते, लेकिन अब वो ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ है। तो अरब वालों ने हारने के बाद ये कहा कि ऐसा है, यूएन ने जो प्रपोज़ किया था प्लान, हम उसको मानते हैं,
अब हम तो मतलब कि वॉर हारने के बाद अरब वाले अब यूएन के प्लान को मानने लगे। इजराइल बोला अब हम उसको नहीं मानते, जब हम मान रहे थे तो तुम नहीं मान रहे थे, अब युद्ध के बाद अब हम नहीं मानते उसको। ठीक है, तो फर्स्ट अरब इजरायली वॉर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट अरब इजरायली वॉर से ही एक तरीके से पैलेस्टीनियन रेफ्यूज़ी क्राइसिस चालू हुआ। पैलेस्टीनियन रेफ्यूज़ी क्राइसिस का मतलब है कि लगभग 7 लाख पैलेस्टीनियन जो है वो रेफ्यूज़ी क्राइसिस का शिकार हो गए। रेफ्यूज़ी क्राइसिस का मतलब ये है कि पैलेस्टीनियन जो है वो आस पास के अरब देशों में भाग करके एक रेफ्यूज़ी के तौर पे रहने लगे। समझ में आ रहा है? एक रेफ्यूज़ी के तौर पे रहने लगे पैलेस्टीनियंस। ठीक है, और पैलेस्टीनियंस इसको नकबा कहते हैं। नकबा मतलब कैटेस्ट्रॉफ़ी। समझ में आ रहा है? कैटेस्ट्रॉफ़ी कहते हैं पैलेस्टीनियन इस इवेंट को। और फिर यहीं से हम कह सकते हैं कि जो ऑफिशियल कॉन्फ्लिक्ट था इज़राइल और पैलेस्टीन के बीच में वो चालू हो गया। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इतने बड़े स्केल पे पैलेस्टीनियन रेफ्यूज़ी क्राइसिस हुआ, लगभग 7 लाख लोग जो है इसमें फर्स्ट अरब इजरायली वॉर में जो है रेफ्यूज़ी बन गए। ठीक है, पैलेस्टीनियंस जो है रेफ्यूज़ी बन गए। तो फिर एक संस्था का जन्म हुआ जिसका नाम था PLO। PLO याद रखना, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 1964 में। ठीक है, इसका पर्पज़ ये था कि हमें आज़ादी चाहिए। ठीक है, इज़राइल ने जो टेरिटरी एक्वायर कर लिया है फर्स्ट अरब इजरायली वॉर में, हमें वो चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो तुम्हारे जा करके PLO याद रखना, इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1964 में। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? चलो वेरी गुड। यहाँ से भी चीज़ों को लिख लेना, आगे बढ़ते हैं। तो पहला लड़ाई इज़राइल तो आज़ादी के तुरंत बाद लड़ लिया। आज़ाद हुआ 1948 में। 1948 में फर्स्ट अरब इजरायली वॉर होगी, और जस्ट लड़ाई नहीं, उसे जीता भी। दूसरी लड़ाई कब लड़ता है इज़राइल? सुएज़ क्राइसिस के टाइम पे। ठीक है, सुएज़ क्राइसिस 1956 सुएज़ क्राइसिस में लड़ता है। ठीक है, अब ये सुएज़ क्राइसिस क्या है? देखो मैप पे समझते हैं सुएज़ कैनाल को पहले। देखो, ठीक है, मैप में देखो ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना, ये है सुएज़ कैनाल। ठीक है, ये क्या है? सुएज़ कैनाल। समझ में आ रहा है? सुएज़ कैनाल क्या है? सुएज़ कैनाल जो है ये एक आर्टिफिशियल सी लेवल वाटरवे है। सी लेवल वाटरवे है का मतलब है कि एक आर्टिफिशियल जो है उसमें इतना पानी डाला गया है जो समंदर के लेवल के बराबर आता है, ताकि वहाँ से जहाज़ों को पार करवाया जाए। जो बड़े बड़े जहाज़ होते हैं, कार्गो शिप्स होते हैं, उनको पार करवाया जाए। तो आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड कनाल, एक तो नेचुरल कनाल होती है और एक ये मैन मेड कनाल। तो ये जो सुएज कनाल है ये मैन मेड कनाल है। समझ में आ रहा है? आर्टिफिशियल मैन मेड सी लेवल कनाल है। सी लेवल क्वेश्चंस आ सकते हैं कि बिलो सी लेवल, एबव सी लेवल, तो सी लेवल कनाल जो है ये है। ठीक है, तो अब ये समझो कि सुएज़ कैनाल के बारे में पहले समझते हैं। सुएज़ कैनाल जो है इसको बनाया गया था, एक व्यक्ति थे फर्डिनेंड लेस्पे करके, फर्डिनेंड डी लेस्पे। ठीक है, इसको बनाया गया था। उस व्यक्ति का नाम पता नहीं मैं लिखा हूँ कि नहीं। यू हैव रीच्ड द एंड ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, ओके फाइन। तो सुएज़ कैनाल को बनाया गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रख देना। फर्डिनेंड नाम के एक व्यक्ति थे, उसने बनाया था सुएज़ कैनाल को। फर्डिनेंड नाम के एक इंजीनियर थे, राजा नहीं थे कह सकते, इंजीनियर थे, उन्होंने बनाया था। और ये सुएज़ कैनाल ऑपरेशनल हो गया था 1869 में। 1869 में ये सुएज़ कैनाल ऑपरेशनल हो गया था। ठीक है, तो 1869 में इस सुएज़ कैनाल को कंट्रोल कौन कर रहा था? देखो, ये सुएज़ कैनाल में ना ब्रिटेन और फ्रांस का बड़ा हेवी इन्वेस्टमेंट रहा है। इस सुएज़ कैनाल को बनाने में से लेके सब कुछ करने में ब्रिटेन और फ्रांस का बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट जो है सुएज़ कैनाल में रहा है। किसका? ब्रिटेन और फ्रांस का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्रिटेन और फ्रांस का। समझ में आ रहा है? तो पहला समझो कि सुएज़ कैनाल किसने बनाया? फर्डिनेंड नाम के एक व्यक्ति ने। कब ऑपरेशनल हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, 1869 में। और कौन सी कंपनीज जो है, कौन से देश इसमें इन्वॉल्व थे, कौन सी देश की कंपनीज इन्वॉल्व थी? तो वो था ब्रिटेन और फ्रांस जो है, इसमें इनका बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट था। और भी देश हो सकते हैं, बट ये दोनों मेजर देश थे, इनका ज़्यादा इन्वेस्टमेंट था। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये समझने वाली चीज़ है कि सुएज़ कैनाल की कुल लेंथ कितनी है, तो ये हमें पता होना चाहिए। सुएज़ कैनाल की जो टोटल लेंथ है वो है 193 किलोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है।
सुएज़ कैनल की जो टोटल लंबाई है वो है 193 किलोमीटर, और कभी कभी ये मैं देखा हूँ ऑप्शन में माइल्स में भी रहता है, तो माइल्स में अगर रहे तो 120 माइल्स, 120 माइल्स, ठीक है। और ये सुएज़ कैनल का जो नॉर्थ पॉइंट है वो है पोर्ट सेड, ठीक है, समझो, देखो वो है पोर्ट सेड। तो पोर्ट सेड से लेके पोर्ट तौफिक तक, पोर्ट सेड जो है सुएज़ कैनल का नॉर्थ का हिस्सा है, नॉर्थ पॉइंट है, और साउथ पॉइंट जो है वो है पोर्ट तौफिक, याद रखना। तो पोर्ट सेड से लेके पोर्ट तौफिक तक पूरा का पूरा ये कनाल है। इसी कनाल के बीच में एक लेक आता है जिसको हम कहते हैं ग्रेट बीटर लेक, ये भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेट बीटर लेक, ठीक है। तो अब ये सुएज़ कैनल स्थित कहाँ पे है? अगर मैप में देखो तो ये सुएज़ कैनल इजिप्ट में स्थित है, ठीक है। देखो ये वाला इजराइल है, मैंने तुम्हें बताया था, ये इजराइल है, ये वाला इजिप्ट है, देखो ये पूरा जो दिख रहा है ना ये इजिप्ट है, ठीक है। अब समझना, ये पूरा जो दिख रहा है ये इजिप्ट है, ठीक है। ये सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन लिखते रहना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब समझो, देखो तो ये, अच्छा थोड़ा सा सिनाई पेनिनसुला देखते हैं, ये सिनाई पेनिनसुला दिख रहा है ना, ये सिनाई पेनिनसुला दिख रहा है, ये इजिप्ट का है। पेनिनसुला का मतलब क्या होता है? पेनिनसुला का मतलब होता है थोड़ा पहाड़ी क्षेत्र, थोड़ा उठा हुआ जो इलाका होता है उसको पेनिनसुला कहते हैं। जैसे भारत में डेक्कन पेनिनसुला है, ठीक है, भारत का जो ये वाला जो पार्ट है, ये काफ़ी उठा हुआ है, ठीक है, तो डेक्कन पेनिनसुला कहते हैं। पेनिनसुला क्या होता है? ये ज्योग्राफी का पार्ट होता है, एक उठा हुआ क्षेत्र। एक तो प्लेन लैंड होता है और उसी प्लेन लैंड को थोड़ा सा उठा दो तो वो हिल हो जाता है, और उसको और थोड़ा उठा दो तो वो पेनिनसुला हो जाता है, ओके। तो सिनाई पेनिनसुला के बारे में अगर हम बात करें, सिनाई पेनिनसुला के बारे में बात करें तो सिनाई पेनिनसुला पहला तो इजिप्ट का है। दूसरा, ये जो इजिप्ट का एकमात्र ऐसा हिस्सा, इजिप्ट का, पूरे इजिप्ट का एकमात्र ऐसा हिस्सा ये सिनाई पेनिनसुला ही है जो एशिया में है। समझो, इजिप्ट का एक हिस्सा एशिया में है और बाकी का इजिप्ट अफ्रीका में पड़ता है। तो वो कौन सा हिस्सा एशिया में है? वो सिनाई पेनिनसुला जो है वो एशिया में है, याद रखना। इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला वाला पार्ट एशिया में है, बाकी पार्ट इजिप्ट का अफ्रीका में है। और इसीलिए सिनाई पेनिनसुला को एशिया और अफ्रीका का लैंड ब्रिज कहते हैं। ज़रूर से ज़रूर याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो सिनाई पेनिनसुला है, सिनाई पेनिनसुला की इधर एशिया मान लो, ये भी इनफैक्ट एशिया में ही है, ठीक है, ये भी एशिया हो गया और इधर अफ्रीका हो गया, ठीक है। तो सिनाई पेनिनसुला को एशिया अफ्रीका का लैंड ब्रिज कहा जाता है, ज़रूर से ज़रूर याद रखना। और इजिप्ट का वो कौन सा हिस्सा जो एशिया में है वो सिनाई पेनिनसुला है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो सुएज़ कैनल पे वापस आते हैं। सिनाई पेनिनसुला के बारे में ज़रूर से ज़रूर लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब समझो क्या है, तो हमने क्या देखा कि सिनाई पेनिनसुला तो पढ़ लिया। अच्छा, सुएज़ कैनल के बारे में जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, किसने बनाया, कब ये ऑपरेशनल हुआ, और उसके बाद जो है पोर्ट सेड, पोर्ट तौफिक, याद रखना, ठीक है। देखो थोड़ा सा मैप भी समझो, देखो ये क्या है, ये गल्फ़ ऑफ सुएज है ना, ये गल्फ़ ऑफ सुएज है, ठीक है, ये गल्फ़ ऑफ सुएज है, ये गल्फ़ ऑफ अकाबा है, याद रखना। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखो ये वाला छोटा सा जो लाइन दिख रहा है, इसको हम कहते हैं स्ट्रेट ऑफ तिरान। क्या कहते हैं? स्ट्रेट ऑफ तिरान। तो यूजुअली क्या होता है कि अगर किसी को यूरोप जाना है तो वो बेसिकली इसी, अब इज़राइल को अगर यूरोप जाना है तो इज़राइल यूरोप कैसे जाएगा? इज़राइल यूरोप कैसे जाएगा? तो इज़राइल जो है ऐसे, जो है ऐसे 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 ये स्ट्रेट ऑफ तिरान को क्रॉस करते हुए जो है फिर गल्फ़ ऑफ सुएज में घुसेगा, और उसके बाद फिर सुएज़ कैनल होते हुए मेडिटेरेनियन सी जाएगा, और मेडिटेरेनियन सी के बाद जो है इधर यूरोप घुस जाएगा सीधा। समझ में आ रहा है? तो सुएज़ कैनाल के पहले लोग कैसे जाते थे? सुएज़ कैनाल के पहले जो है किस तरीके से लोग यूरोप जाते थे? सुएज़ कैनाल के पहले जो है लोग पूरा का पूरा जो सदर्न अफ्रीकन टिप था उसको नेविगेट करते हुए जाते थे। इसका मतलब क्या हुआ समझ में नहीं आया। इसका मतलब मैं समझाता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि मैं थोड़ा सा मैप तुमको दिखा देता हूँ, देखो देखो, मतलब किसी को अगर यूरोप जाना है तो उसको पूरा मान लो इस तरीके से पूरा घूमते हुए जो है, घूमते हुए ऐसे करके इधर से, ये है अफ्रीका का सदर्न टिप, ठीक है, थोड़ा मैं इसको ब्लू पॉइंट से लिखता हूँ, ठीक है, ये है अफ्रीका का सदर्न टिप। तो पूरा ऐसे 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 घूमते हुए जाना पड़ता था, ठीक है, पहले। लेकिन सुएज़ कैनल के बनने के बाद जो है ये डिस्टेंस काफ़ी कम हो गया। अब लोग क्या है, आराम से देखो, आराम से देखो कैसे जाएंगे। देखो भारत को अगर यूरोप जाना है तो भारत कैसे जाएगा? तुरंत यहाँ से खर्च करके, देखो ये वाला तुम्हारा रेड सी है, घुसेगा और यहाँ से जो है सुएज़ कैनल से निकल के मस्त यूरोप कच करके पहुँच जाएगा, ठीक है। नहीं तो पहले भारत को कैसे जाना पड़ता था? ये इधर से घूम के जाना पड़ता था,
समझ में आ रहा है? तो सुएज़ कैनल जो है एक तरीके से ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, याद रखना। सुएज़ कैनल से लगभग विश्व का 12% ट्रेड जो है वो सुएज़ कैनल से होता था, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आज भी लगभग 12% ट्रेड जो है वो सुएज़ कैनल के थ्रू होता है, ये चीज़ ज़रूर याद रखना, ठीक है। और सुएज़ कैनल बनने के बाद सुएज़ कैनल में काफ़ी ऐसे कन्फ्लिक्ट हुए। सुएज़ कैनल अब तक 5 बार बंद हो चुका है, 5 टाइम्स, ये भी याद रखना, ये भी चीज़ याद रखना। सुएज़ कैनल के बारे में वो बता रहा हूँ, ये भी चीज़ याद रखना। और लास्ट टाइम जब ये ऑपरेशनल हुआ बंद होने के बाद, वो था ईयर 1975, ये भी पूछा गया है, ठीक है। तो 1975 से फ़िलहाल ये तो अब तक चल रहा है। और रिसेंटली 2021 में इसी सुएज़ कैनाल में एक शिप जो है, एक बड़ी कार्गो शिप फंस गई थी, जिसका नाम था एवर गिवन शिप जो है फंस गई थी, ये शायद तुमको पता होगा, इसी सुएज़ कैनाल में, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। तो सुएज़ कैनल को किसने बनाया, कब ऑपरेशनल हुआ, कितनी बार जो है ये बंद हुआ, लास्ट टाइम कब ऑपरेशनल हुआ, इसकी लंबाई कितनी है, 2 पोर्ट का नाम याद रखना, ग्रेट बिटर लेक का नाम याद रखना, सिनाई पेनिनसुला के बारे में याद रखना, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। इतना क्लियर हो गया, इन सभी को याद रखना, फाइन, समझ में आ रहा है, चलो बहुत सही। देखो इजिप्ट की राजधानी क्या है, कायरो, ठीक है, याद रखना भाई। इजिप्ट की राजधानी जो है यहाँ पे ये भी याद रख लो, इजिप्ट की राजधानी क्या है, कायरो, ठीक है। तो अब सुएज़ कैनल के बारे में जो कि पढ़ चुके हैं, तो अब आते हैं सुएज़ क्राइसिस में। देखो तो 1869 में ये ऑपरेशनल हुआ, 1869 में ये ऑपरेशनल हुआ, चूँकि ब्रिटेन और फ्रांस का हेवी इन्वेस्टमेंट था इसमें। तो ये तय किया गया बनने के बाद कि बनने के ऑपरेशन होने के 99 ईयर्स तक जो है ये ब्रिटेन फ्रांस ही इसको कंट्रोल करेगा, 99 ईयर्स तक, ठीक है। तो 99 ईयर्स तक जो है कंट्रोल करेगा, उसके बाद फिर इजिप्ट की गवर्नमेंट को इसको दे दिया जाएगा। तो 99 ईयर्स तक कंट्रोल करने का मतलब है कि 1869 से लगभग अगर 100 साल हम देखें तो 1969 या फिर 1968 समझ लो, एग्जैक्टली 1968 तक तो ये ब्रिटेन और फ्रांस के पास होना चाहिए था। लेकिन 1956 में इजिप्ट के प्रेसिडेंट, नाम बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, अब्देल नासिर, ठीक है। तो इजिप्ट के प्रेसिडेंट गमेल अब्देल नासिर, जस्ट तुम नासिर याद रखो, इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्देल नासिर ने यह तय किया 1956 में कि हम इस सुएज़ कैनल का नेशनलाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, नेशनलाइजेशन का अर्थ क्या होता है, नेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि जब कोई प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी को सरकार एक्वायर कर लेती है तो उस प्रोसेस को नेशनलाइजेशन कहते हैं, हिंदी में राष्ट्रीयकरण उसको कहा जाता है। तो 1956 में इजिप्शियन प्रेसिडेंट गमेल अब्देल नासिर, और सिंपली नासिर, ये डिसाइड करता है कि सुएज़ कैनल को हम नेशनलाइज कर लेंगे। कारण क्या बताया, कारण बताया कि उन्होंने कहा कि हमें नील नदी के ऊपर, इजिप्ट की मेजर नदी नील है, ठीक है, याद रखना, इजिप्ट की 90% से ज़्यादा आबादी सीधा नील नदी पे डिपेंड करती है। नील नदी के बारे में भी पढ़ेंगे, वो भी इवेंट में रहता है, इंपॉर्टेंट है जीके के लिए। तो नील नदी पे उनको एक डैम बनाना था, उस डैम का नाम है आसवान डैम, याद रखो, पूछता है आसवान डैम कहाँ पे है, तो नील नदी में है, कौन सा देश, इजिप्ट, आसवान डैम। तो नासिर ने कहा कि हमें आसवान डैम बनाना है, हमारे पास पैसा नहीं है, तो इसके लिए हम चाहते हैं कि हम जो है सुएज़ कैनल का नेशनलाइजेशन कर दें। अब सुएज़ कैनाल का नेशनलाइजेशन का मतलब हुआ कि ब्रिटेन और फ्रांस के इंटरेस्ट को सीधा थ्रेट है, ठीक है। वहाँ से जो भी रेवेन्यू होगा वो सरकार की होगी, ठीक है। अब इस कैनाल को सरकार कंट्रोल करेगी। तो भाई ब्रिटेन और फ्रांस को तो समस्या थी कि भाई एग्रीमेंट तो 1968 तक का था, तो फिर अभी ये लेने के लिए प्लान कर रहे हैं, ठीक है। तो ब्रिटेन फ्रांस का तो ऐसे ही लहका हुआ था नासिर के ऊपर। अब इजराइल यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि इजराइल को यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दिखता है। क्या अपॉर्चुनिटी दिखता है इजराइल को, जो बता रहा हूँ भाई फैक्चुअल कॉपी में लिखते जाना। इजराइल को यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी दिखा, इजराइल को अपॉर्चुनिटी दिखा कि फर्स्ट अरब इजरायली वॉर में तो इजराइल के अगेंस्ट इजिप्ट भी था, तो अब यहाँ पे इजराइल को बदला लेने का मौका आया। इजराइल ने जो है ब्रिटेन और फ्रांस के साथ जो है कॉन्स्पिरेसी रचा, ठीक है, कॉन्स्पिरेसी रचा। और कॉन्स्पिरेसी रचने के बाद समझो, कॉन्स्पिरेसी रचने के बाद जो है इजराइल जो क्या करता है, अच्छा ये अक्टूबर 1956 की कहानी है, याद रखना, ये जो क्राइसिस है ना, ये अक्टूबर 1956 की कहानी है, ठीक है, अक्टूबर 1956 की कहानी है, बंद करो, हाँ।
तो इसराइल ने क्या किया, इसराइल ने ब्रिटेन और फ्रांस के साथ मिलकर के एक कॉन्स्पिरेसी रचा। इसराइल ने बोला कि भाई हम क्या करेंगे ना, ये बेटा इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला में धावा बोल देंगे। तो इसराइल ने सबसे पहले अटैक लॉन्च किया। हालांकि इसराइल सीधा सीधा इसमें इन्वॉल्व नहीं था, इसराइल को कनाल से उतना कुछ था नहीं। हाँ ऑफकोर्स था, कनाल तो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट थे, क्योंकि सभी का लगभग ट्रेड जो है वो ईस्ट से अगर किसी को वेस्ट जाना था तो वो सुएज कनाल के थ्रू ही जाते थे। तो इंटरेस्ट तो सबका था, ठीक है। तो लेकिन प्रॉब्लम मेजरली ब्रिटेन और फ्रांस का इसलिए था क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस का इन्वेस्टमेंट था उसमें, ठीक है। तो इसराइल ने कहा कि हम सिनाई पेनिनसुला में अटैक करेंगे, और इसराइल ने सिनाई पेनिनसुला पे अटैक किया। इसराइल के सिनाई पेनिनसुला में अटैक करने के बाद 2 दिन बाद जो है ब्रिटेन और फ्रांस भी अटैक करना चालू किया, ठीक है, अटैक करना चालू किया, ठीक है। तो जब अटैक करना चालू किया उसके बाद ये वॉर जो है ज़्यादा दिन चला नहीं, क्योंकि उसके बाद इंटरनेशनल प्रेशर बना और सुएज़ कनाल में और ये सिनाई पेनिनसुला वाले एरिया में, ये सुएज़ कनाल में और ये सिनाई पेनिनसुला वाले एरिया में यूएन पीस कीपिंग फोर्स को डिप्लॉय कर दिया गया। मतलब यूनाइटेड नेशन के मिलिट्री को जो है डिप्लॉय कर दिया गया, ताकि इस रीजन में जो है शांति बरकरार रहे और ब्रिटेन, फ्रांस, इसराइल अपनी अपनी आर्मी को विड्रॉ कर ले। तो इस मंशा से यूनाइटेड नेशन ने जो है अपनी मिलिट्री उसमें लगा दी। उसको हम यूनाइटेड नेशन एमरजेंसी फोर्स या फिर यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये चला नहीं, ठीक है। इसराइल को इससे ज़्यादा कुछ फ़ायदा हुआ नहीं, ठीक है। सिनाई पेनिनसुला में जो है यूनाइटेड नेशन की आर्मी आ गई, इसराइल को ज़्यादा कुछ फ़ायदा हुआ नहीं, और ब्रिटेन, फ्रांस और इसराइल सभी को जो है अपनी अपनी आर्मी हटानी पड़ी। और नासिर साहब जो है वो अपने देश के हीरो बन गए एक तरीके से, ठीक है, अपने देश के हीरो बन गए कि भाई हमने एक तो सुएज़ कनाल को नेशनलाइज किया फॉर द सेक ऑफ आवर इंटरेस्ट, फॉर द सेक ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द सिटीजन ऑफ इजिप्ट, ठीक है। इजिप्ट के जनता के लिए हमने एक भलाई का काम किया। उसके बाद इन लोगों ने विद्रोह किया तो उस विद्रोह को भी हमने सिमटा दिया। तो नासिर साहब हीरो बन गए, ठीक है। वहाँ के इजिप्ट के लोगों में वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए अपने इस इवेंट से, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। सो इस चीज़ को कहते हैं सुएज़ क्राइसिस। तो सुएज़ क्राइसिस क्या है? सुएज़ क्राइसिस वही है। सुएज़ क्राइसिस को अगर तुमको बोले कि बताओ व्हाट इज़ सुएज़ क्राइसिस, अगर तुमको समराइज़ करना हो तो तुम कहना कि 1956 में इजिप्ट के प्रेसिडेंट ने, अब्दुल नासिर ने ये डिसाइड किया कि हम इस कनाल को नेशनलाइज़ करेंगे, विच मीन्स कि हम लोग कंट्रोल करेंगे, इसकी रेवेन्यू भी हमारे पास आएगी। पर्पज़ क्या था? पर्पज़ था आसवान डैम को बनाने का। आसवान डैम इजिप्ट में नील नदी में मौजूद है, बनाया गया है, ठीक है। इसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस के इंटरेस्ट को थ्रेट था, इसराइल को भी खुन्नस निकालना था। ये तीनों मिलकर के आके इस पर अटैक कर देते हैं। अल्टीमेटली कुछ खास होता नहीं है, यूनाइटेड नेशन की एमरजेंसी फोर्स आ जाती है और फिर सबको खदेड़ देती है, ब्रिटेन, फ्रांस और इसराइल को खदेड़ देती है। इतना समझ में आया? इसी चीज़ को जो है सुएज़ क्राइसिस कहते हैं, ठीक है। तो आज के टाइम पे सुएज़ कैनाल को कौन कंट्रोल करता है? तो इजिप्ट की गवर्नमेंट जो है कंट्रोल करती है। SCA, सुएज़ कैनाल अथॉरिटी, ये कंट्रोल करती है, ठीक है। सो सुएज़ क्राइसिस समझ में आ गया, सिनाई पेनिनसुला लगभग समझ में आ गया, ठीक है। जो भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी लगभग हमने कवर कर लिया, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट इट। तो अब तक हमने इसराइल 2 वॉर में इंडल्ज हुआ, एक तो 1948 के फर्स्ट अरब इजरायली वॉर में और दूसरा सुएज़ क्राइसिस 1956 में इंडल्ज हुआ। तो यहाँ तक इस लेक्चर में हमें यहाँ तक पढ़ना था, हमने यहाँ तक पढ़ लिया। यहाँ से जितना भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कॉपी में निकाल सकते हो निकाल करके रखो। समझ में आ रहा है? चलो।